नमस्कार साथियों। तो फाइनली अब वो दिन आ गया है जब हम अपने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्जामिनेशन की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। बड़ी मेहनत से आप लोगों ने इस वैकेंसी को निकलवाने में पूरा मेहनत की और उसी के फलस्वरूप अब हमें ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ जाएगा और जल्द ही इसका सिलेबस आएगा। जल्दी आप इस एग्जामिनेशन में अपियर हो पाएंगे। इसके प्रिपरेशन से पहले चूंकि अभी सिलेबस नहीं आया है, अगर हम ये तय करें, अगर हम ये सोचें कि अब हम क्या पढ़ना चालू करें, जैसा कि आप बहुत सारे लोगों की क्वेरीज भी हैं, चूंकि सिलेबस नहीं है और कंप्यूटर साइंस जो फील्ड है वो बहुत वाइड है, बहुत बड़ा फील्ड है। इसमें क्या तैयारी की जाए, कौन सी चीजें पढ़ी जाए, कौन सी चीजें छोड़ी जाए, ये एक बहुत ही संशय का विषय है। जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं कंप्यूटर साइंस के टेक्निकल पार्ट के अंदर, हम ये मान के चलते हैं कि वो पार्ट आने के पूरी संभावनाएं होती हैं इस एग्जामिनेशन के अंदर। कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि कंप्यूटर साइंस के जनरल टेक्निकल सब्जेक्ट्स माने जाते हैं। कोई भी पर्सन जो कि अपने आप को एक क्लेम करता है कि उसने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, उनको वो सारे टॉपिक्स आने चाहिए। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? तो सिलेबस के अंदर ये एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं जो कि आपके आ सकते हैं। सबसे पहला सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज क्यों? क्योंकि सी लैंग्वेज को एक बेस लैंग्वेज माना जाता है। हम पिछले काफी सालों से कंप्यूटर साइंस का जो भी कोर्स कर रहे होते हैं, बीसीए, एमसीए, बीटेक, जो भी कोर्स हमारा होता है, पीजीडीसीए भी इवन, और किसी स्ट्रीम से जो लोग बीटेक करते हैं, भले ही इलेक्ट्रॉनिक्स से हो या इलेक्ट्रिकल से हो या मैकेनिकल से हो, सभी के अंदर प्रोग्रामिंग के बेस के तौर पर सी को पढ़ाया जाता है। क्योंकि कंपैरेटिवली और लैंग्वेजेज के मुकाबले सी का सिंटैक्स आसान है। सी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर कि हमें सभी प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स मिल जाते हैं, उन्हें कंप्लीटली समझने का मौका मिलता है। जो दूसरी लैंग्वेज हमारी एक्सपेक्टेड है वो है सी प्लस प्लस। क्योंकि सी प्लस प्लस का एक पार्ट जो है वो सी ही है। हम ये नहीं कह सकते कि सी और सी प्लस प्लस एक जैसी है, नहीं साहब। लेकिन चूंकि सी प्लस प्लस प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है, तो प्रोसीजरल वाला जो पार्ट है वो सी वाला एज इट इज हमारा सी प्लस प्लस के अंदर काम करता है। तो साथियों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को समझने के लिए हमारे पास सी प्लस प्लस लैंग्वेज हमारे सिलेबस का पार्ट हो सकती है। जो हमारे सोर्सेज हैं उनके द्वारा हमें ये पता चला था कि सी प्लस प्लस दोनों लैंग्वेज तो हैं ही। इसके बाद जो तीसरी लैंग्वेज यहां पर हो सकती है वो है जावा। बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है और अभी तक हायर सेकेंडरी क्लासेज जो राजस्थान गवर्नमेंट के स्कूल्स के हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्कूल्स के हैं, उनके अंदर जावा सिलेबस का पार्ट था। जावा काफी पॉपुलर है, इसलिए जावा के सिलेबस के अंदर होने का अंदेशा भी है। इसके बाद पाइथन। चूंकि पाइथन अब हायर सेकेंडरी क्लासेज के अंदर 11-12 के अंदर सिलेबस का पार्ट है, और पाइथन आज की तारीख में
डेटा साइंसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई जगह पर यूज में ली जा रही है। तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट हो सकती है। इसके बाद वेब टेक्नोलॉजीज, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट वगैरह वगैरह डेफिनेटली कंप्यूटर साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है। डेटा स्ट्रक्चर्स, जब भी हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं या हम कहें जब भी हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर काम कर रहे हैं तो हमें अलग अलग तरीके से डेटा को मैनेज करना पड़ता है। उसके लिए हम डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज में लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कंप्यूटर साइंस का सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। कोई भी मैनुअल सिस्टम अगर है उसे आपको कंप्यूटराइज करना है तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा, कैसे सिस्टम को एनालाइज करना होगा, कैसे नया सिस्टम आपको कंप्यूटराइज डिजाइन करना होगा, वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के अंदर। एक बार जब शुरू में हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की, मैनुअल सिस्टम को आपके कंप्यूटराइज सिस्टम में कनेक्ट करने के लिए तब आपकी SAD की आवश्यकता पड़ती है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अब अगर हम कंप्यूटराइज सिस्टम्स को देखें तो सिस्टम बहुत बड़े हो गए हैं, बहुत बड़ी एप्लीकेशंस बन रही है कंप्यूटर साइंस की। उन्हें हमें प्रॉपर प्लानिंग की आवश्यकता होती है, पूरी स्ट्रेटेजी की आवश्यकता होती है, और जहां पर सिस्टमेटिक अप्रोच होती है किसी चीज को बनाने की, पूरी प्लानिंग, पूरी डिजाइन, पूरी स्ट्रेटेजी की आवश्यकता होती है, उसे हम इंजीनियरिंग कहते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजीज प्लान कर सकें, पूरी तरीके से हम सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सकें ताकि हमारा सॉफ्टवेयर प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो सके। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें सब्जेक्ट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डेफिनेटली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी, क्योंकि हम कहते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के हर एक छोटी से छोटी यूनिट हमारी किसी डिजिटल यूनिट से बनी हुई होती है। इसलिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीजें होती है, किस तरीके से कंप्यूटर का आर्किटेक्चर होता है, मेमोरी कैसे मैनेज होती है, ये तमाम चीजें कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर पढ़ी जाती है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, क्योंकि बिना डेटाबेस के हम कोई भी अच्छी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्लान कर ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। आप अपना जीमेल अकाउंट सोचिए, आपके अकाउंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जीमेल ने कहां रखी होगी? अपने डेटाबेस के अंदर। जो आपकी इनकमिंग मेल्स हैं, जो आउटगोइंग मेल्स हैं, वो सब कहां रखी होंगी? डेटाबेस के अंदर। आपके फेसबुक की जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहां रखी होंगी? डेटाबेस के अंदर। आप ऑनलाइन बैंकिंग काम में लेते हैं, एटीएम काम में लेते हैं, ये समस्त चीजें, सारी चीजें कहां रखी होंगी? कहीं डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। साथ ही डेटाबेस के अंदर हमें बहुत सारी चीजें, ट्रांजैक्शंस को कैसे मैनेज करना है, कंकरेंसी को कैसे कंट्रोल करना है, एक से ज्यादा यूजर जब एक्सेस कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि निकल के आती हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर,
जो कि आज की हमारी एप्लीकेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो हमारा पूरा कंप्यूटर साइंस का एरा है, ये टोटल इंटरनेट के ऊपर बेस्ड है, डेटा कम्युनिकेशन के ऊपर बेस्ड है, नेटवर्किंग के ऊपर बेस्ड है। कंप्यूटर डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कंप्यूटर साइंस का, जिसमें राइट फ्रॉम कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है, टोपोलॉजीज क्या है, ये तो एक बहुत छोटे से पार्ट है। जब आप धीरे धीरे आगे जाते हैं, आईपी एड्रेस क्या होते हैं, आईपी एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगर होते हैं, कौन कौन सी डिवाइसेज हैं जो आप अक्सर पढ़ते हैं, ब्रिज, हब, स्विच, गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे सब क्या है, कैसे आईपी एड्रेस आपके अलॉट होते हैं, आईपी एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगर होते हैं, क्लासेज क्या होती हैं, कौन सी नेटवर्क स्ट्रेटेजीज हैं, डेटा लिंक लेयर में क्या क्या होता है, फ्लो कंट्रोल कैसे होता है, एरर कंट्रोल कैसे होता है, नेटवर्क मैनेजमेंट कैसे होता है, ये तमाम चीजें कंप्यूटर साइंस का एक इंटीग्रल पार्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम, हम सभी जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। हमारे कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए, रिसोर्स एलोकेशन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम रेस्पॉन्सिबल होता है। एक टॉपिक हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉज। आज के सिनारियो में जबकि ऑनलाइन वर्क बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन बढ़ रहे हैं, वैसे ही उसकी रिस्क बढ़ रही है। जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस बढ़ते जा रहे हैं, रिस्क बढ़ती जा रही है और हमारे डेटा को सिक्योर रखना मुश्किल होता जा रहा है। कौन कौन से थ्रेट्स हैं, कौन कौन से ऐसी आशंकाएं हैं, वल्नरेबिलिटी क्या क्या है, कमियां क्या क्या है आपके सिस्टम के अंदर, क्या क्या हो सकती हैं, कैसे हम उन सबको कंट्रोल कर सकते हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं, गवर्नमेंट के ऐसे कौन से कानून हैं जो आईटी एक्ट 2000 है और अमेंडमेंट 2008 है। अक्सर हमारे एग्जामिनेशंस में आजकल ये बात पूछी जाती है। ये तमाम चीजें हैं जो कि आपके सिलेबस का पार्ट हो सकती हैं। दो टॉपिक और मैंने जानबूझ के इनको लास्ट में रखा है, एमएस ऑफिस एंड कंप्यूटर फंडामेंट। जब भी हम कोई बड़े एग्जामिनेशन की बात करते हैं या हम आईटी के एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो कंप्यूटर फंडामेंटल जैसे टॉपिक्स को बहुत कम वेटेज दिया जाता है। अगर हम पटवारी का एग्जाम दे रहे हैं, वहां पर कंप्यूटर फंडामेंटल आपका इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं, वहां पर कंप्यूटर फंडामेंटल इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये मान के चला जाता है कि पटवारी के एग्जाम वालों को कंप्यूटर नहीं आता, कंप्यूटर साइंस नहीं आता, केवल उनको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का आइडिया होना चाहिए। लेकिन जो कंप्यूटर लिटरेट है, बीसीए, एमसीए, बीटेक, उनसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि हम उनसे ये पूछें कि इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है, या कंप्यूटर एनालॉजी के अंदर हम कंप्यूटर के कितने पार्ट्स की बात करते हैं, या माउस एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। हम ऐसे क्वेश्चंस उनसे नहीं पूछ सकते। लेकिन फिर भी ये एक इंटीग्रल पार्ट है कंप्यूटर साइंस का। एमएस ऑफिस जो कि हम जनरली काम में लेते हैं, लेकिन फिर वो ये है कि जब हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट अगर हैं तो इन चीजों का वेटेज बहुत ज्यादा रहे, इसके चांसेस कम से कम मुझे पर्सनली कम लगते हैं। पिछले कुछ एग्जामिनेशंस हमने देखा भी है। अगर हम आईए 2018 को देखें तो एमएस ऑफिस और कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट बहुत छोटा था।
तो यहां पर तो हम एकेडमिक्स की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर और कंप्यूटर टीचर की बात कर रहे हैं। तो साथियों ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि कंप्यूटर स्ट्रक्चर के एग्जाम में हो सकते हैं। कुछ कम भी हो सकते हैं और कुछ बढ़ भी सकते हैं। जैसे ही सिलेबस आता है वैसे ही अकॉर्डिंगली इसको अपडेट करना होगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम बढ़ाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हम कम करेंगे। कोई भी 2 सब्जेक्ट लेके हम स्टार्ट कर सकते हैं। केवल एक सब्जेक्ट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हम इस पूरे सिलेबस की बात करें तो इट नीड्स एटलीस्ट 6 months फॉर 2 hours डेली। तो अगर हमें मान के चले कि यही सिलेबस है तो अभी 2 घंटे, और जैसे ही सिलेबस आता है हमें इसको बढ़ाकर 3-4 घंटे तक करना होगा। इसके अलावा नॉन टेक्निकल पार्ट भी तो है। नॉन टेक्निकल पार्ट में क्या होगा उसकी बात अपन कर सकते हैं सिलेबस आने के बाद, क्योंकि अभी तक कई र्यूमर्स उसमें हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि केवल जीके होगा 30%, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं सर जीके भी है और आपका चाइल्ड साइकोलॉजी वाला पार्ट भी है। तो बेटर है हम थोड़ा वेट कर लेते हैं उसके लिए, तब तक हम टेक्निकल पार्ट कवर करें। क्योंकि टेक्निकल पार्ट अगर आप एक पार्ट पढ़ते हैं तो वो आपको दूसरे पार्ट में हेल्प करता है, कभी भी आपका बेकार नहीं जाएगा। तो ये तमाम सिलेबस आपके पास है साथियों, जिसको कि हमें कंप्यूटर स्ट्रक्चर की तैयारी के लिए पढ़ना होगा। आइए तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। आशा है आप सभी का सिलेक्शन होगा, आप सभी पूरी मेहनत के साथ पढ़ेंगे। बहुत ही हेल्दी कंपटीशन हमें अपने दोस्तों से रखना है, नेगेटिविटी नहीं रखनी। नेगेटिविटी से कभी पर्पस सॉल्व नहीं होता। पूरा आशावादी है कि स्टडी करेंगे। चलिए आगे चलते हैं।